नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी को शानदार और जानदार बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी सीरीज़ रहेगी, वो रहने वाली है सीरीज़ नंबर 45। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज की इस 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे दोस्तों ये सभी प्रश्न। तो आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक आराम से इसको एक बार दिमाग में सेट करते चले। तो देखिए दोस्तों, आज की इस प्रश्नोत्तरी में पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे परक्यूशन मसाज का दूसरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि परक्यूशन मसाज का, दोस्तों मसाज कौन सी है, परक्यूशन मसाज का दूसरा नाम क्या है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे प्रेशर, नीडिंग, टेपॉन्टमेंट, रोलिंग, इनमें से कौन सा है जो परक्यूशन मसाज का दूसरा नाम रहेगा। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को भी शेयर करते रहे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेपॉन्टमेंट को परक्यूशन मसाज भी कहा जाता है और इसे हिंदी में अपन थपथपाना कहते हैं। थपथपाना कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 रहेगा अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्वीडिश मसाज के जनक कौन है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे स्वीडिश मसाज के जनक कौन है ये आपको बताना है यहाँ पे कि स्वीडिश मसाज के जनक कौन है। प्लेटो, अरस्तु, पर हेनरिक लिंग, जाल्मर लिंग, इनमें से कौन सा है जो स्वीडिश मसाज के जनक कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पर हेनरिक लिंग को स्वीडिश मसाज के जनक कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए प्रेशर मैनिपुलेशन मसाज पद्धति है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे प्रेशर मैनिपुलेशन मसाज पद्धति कौन सी है ये पूछा गया है इनमें से। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा मैं अगर आपको बताऊं कि प्रेशर मसाज का कौन सा भाग है ये पूछा गया है कि प्रेशर मैनिपुलेशन मसाज पद्धति है यानी कौन सी है इनमें से। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिपिंग, स्टोकिंग, नीडिंग, हैकिंग, इनमें से कौन सी रहने वाली है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते रहे। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है जरूर वीडियो को शेयर करते रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी आप करते रहे। और दोस्तों आप जरूर लाइक भी बढ़ाते रहे। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीधा प्रेशर मैनिपुलेशन मसाज पद्धति है तो इनमें से कौन सी रहने वाली है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नीडिंग। ये प्रेशर मसाज का भाग है। यहाँ पे दोस्तों अगर सीधा मैं बताऊँ तो आपको प्रेशर मसाज के होते हैं वो 3 भाग होते हैं। ये नंबर 1 नीडिंग, दूसरा यहाँ पे वो पेट्रीसाज होता है और तीसरा यहाँ पे फ्रिक्शन यानी घर्षण से संबंधित होता है। ये 3 भाग होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 4। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को अपन ने शामिल किया है। ये एक स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी नहीं रहेगी, इसमें 2 या 3 टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को अपन ने इसमें समाहित किया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेट्रीसाज मसाज के अंतर्गत क्या आता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे पेट्रीसाज मसाज के अंतर्गत क्या आता है ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे बीटिंग, रोलिंग, शेकिंग, वाइब्रेशन, कौन सा रहेगा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। इससे पहले दोस्तों अगर आपने मसाज के टॉपिक से रिलेटेड क्लास नहीं ली है तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस भी जाके आप मसाज से संबंधित टॉपिक की क्लास आप आसानी से ले सकते हैं और ऐसे प्रश्नों का आप जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पेट्रीसाज मसाज के अंतर्गत क्या आता है, इससे पहले मैं आपको बताऊँ दोस्तों यहाँ पे पेट्रीसाज मसाज होती है ये किसका भाग है, तो ये सीधा प्रेशर मसाज का भाग है। यहाँ पे प्रेशर मसाज 3 प्रकार की बताई थी मैंने, उनमें से ये पेट्रीसाज, एक नीडिंग और तीसरी है वो फ्रिक्शन यानी घर्षण है। तो लेकिन पेट्रीसाज मसाज के भी 3 भाग होते हैं, एक रोलिंग, दूसरा रिंगलिंग और तीसरा पिकिंग। अब इस प्रकार 3 भाग होते हैं, उनमें से इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे रोलिंग। ये पेट्रीसाज मसाज का भाग रहेगा।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 रहने वाला है, अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हैकिंग और नीडिंग किसके प्रकार है। दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि हैकिंग और नीडिंग ये किसके प्रकार है, ये अपने को बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 5 में प्राणायाम के आसन, मालिश या सहनशीलता इनमें से किसके प्रकार रहने वाले हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा हैकिंग और नीडिंग किसके प्रकार हैं, तो वो रहेंगे दोस्तों मालिश या मसाज के प्रकार रहेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा प्रेशर मसाज का प्रकार नहीं है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कौन सा प्रेशर मसाज का प्रकार नहीं है, ये पूछा गया है कि प्रेशर मसाज का प्रकार नहीं है। और दोस्तों अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया तो इससे पहले दो प्रश्नों में मैंने कंटिन्यू इसका जिक्र किया था कि प्रेशर मसाज कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी है, ये नाम भी बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा प्रेशर मसाज का प्रकार नहीं है। यहाँ पे मैं बताऊँ कि प्रेशर मसाज कितने प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। और उनमें से भी पहला प्रकार वो 4 प्रकार का होता है, दूसरा प्रकार 3 प्रकार का और तीसरा प्रकार वो 2 प्रकार का होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्रेशर मसाज का प्रकार नहीं है वो पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा मैं अगर बताऊँ तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोकिंग प्रेशर मसाज का प्रकार नहीं है। यानी घर्षण, पेट्रिसाज और नीडिंग ये तीनों ही प्रेशर मसाज के भाग रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोकिंग प्रेशर मसाज का भाग नहीं है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे वाइब्रेशन मसाज विधि का प्रयोग किस पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा वाइब्रेशन, जिसे अपन कंपन मसाज बोलते हैं, वाइब्रेशन मसाज विधि का प्रयोग किस पर किया जाता है, यानी किस पर किया जाता है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो जोड़ों पर, जोड़ करके अलावा यहाँ पे जोड़ पे ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा सा करेक्शन करना, जोड़ पर आएगा यहाँ पे, जोड़ पर, हड्डी पर, त्वचा पर या तंत्रिका पर किस पे रहने वाला है, ये आपको बताना है। जोड़ पर, हड्डी पर, त्वचा पर, तंत्रिका पर कौन सी जगह पे वाइब्रेशन मसाज का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे त्वचा पर वाइब्रेशन मसाज या मालिश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे टेपोटमेंट मसाज किसकी तकनीक मानी जाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, टेपोटमेंट मसाज है, टेपोटमेंट मसाज किसकी तकनीक मानी जाती है, ये पूछा गया है। यानी इसका दूसरा अगर सीधा सीधा इसको अर्थ में बताऊं तो टेपोटमेंट मसाज को हिंदी में क्या कहते हैं, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो यहाँ पे दोस्तों दबाव, सहलाना, झकझोरना, थपथपाना, कौन सा आंसर रहने वाला है वो अपने को बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों पहले नंबर के फर्स्ट नंबर प्रश्न में भी मैंने इसका हिंदी में अर्थ बताया था, टेपोटमेंट मसाज किसकी तकनीक मानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे थपथपाना, ये टेपोटमेंट मसाज का भाग रहने वाला है, जो 5 प्रकार की होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 रहेगा अपना, प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। यहाँ पे मालिश को हिब्रू भाषा में क्या कहा जाता है, या मसाज को हिब्रू भाषा में। दोस्तों यहाँ पे मसाज के 2 भाषाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मसाज को हिब्रू भाषा में तो क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि हिब्रू भाषा में क्या कहेंगे, मासर, मसल्स, मस्केसल या फिर उपरोक्त सभी। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं कि मालिश को हिब्रू भाषा और फ्रेंच भाषा 2 भाषाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे तो पूछा गया है आपको हिब्रू भाषा में, और आगे इसका फ्रेंच भाषा में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों हिब्रू भाषा में मालिश को क्या कहा जाता है, तो प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मस्केसल कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 रहेगा अपना, प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। यहाँ पे मालिश को फ्रेंच भाषा में क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे फ्रेंच भाषा पूछी गई है कि फ्रेंच भाषा में क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे मसल्स, मासर, मस्केसल या मसाज। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हिब्रू भाषा में क्या कहा जाता है, तो अपने को पता लग गया था कि हिब्रू भाषा में अपन क्या कहते हैं उसको, वो भी अपने को ध्यान रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे
मालिश को फ्रेंच भाषा में क्या कहा जाता है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे मसल्स, मासर, मस्केसल, मसाज, और हिब्रू भाषा में अपन ने देख लिया था वो कहा था, इसको अपन ने मस्केसल कहा था, ये हिब्रू भाषा में कहा था अपन ने, लेकिन यहाँ पे फ्रेंच भाषा में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है कि मालिश को फ्रेंच भाषा में वो मासर कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा मासर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा अपना प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। और आज की प्रश्नोत्तरी अगर दोस्तों आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करते रहे। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। यहाँ पे मसाज मैनिपुलेशन को किस दिशा में करना चाहिए। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे मसाज के बारे में कि मसाज मैनिपुलेशन पद्धति को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो मसाज मैनिपुलेशन को किस दिशा में करना चाहिए, किस दिशा में, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है पहले भी कि कौन सी दिशा में मसाज को करना चाहिए। तो पेट की ओर, हृदय की ओर, पैरों की ओर, हाथों की ओर, इनमें से कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे ये अपने को बताना है। लेकिन इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं कि अपने को मसाज होती है वो मसाज किस दिशा में करनी चाहिए ये पूछा गया है। तो इसका सीधा सीधा आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हार्ट होता है तो मसाज को सदैव हार्ट की दिशा में ही करना चाहिए अपने को। इसका सही आंसर रहेगा हृदय की ओर मसाज को करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और दोस्तों जल्दी ही आपको 500 से 1000 प्रश्नों की PDF भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और वो इसके लिए आपको अलग से सूचित किया जाएगा या अलग से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि किस प्रकार आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेना है जो आपकी प्रश्न पेपर में सीधे सीधे तौर पर यहाँ पे बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 और नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अपना अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। यहाँ पे खेल मसाज का जनक माना जाता है। यहाँ पे दोस्तों स्पोर्ट्स मसाज का जनक किसे माना जाता है, खेल मसाज का जनक किसे माना जाता है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे अरस्तु, जैकमेगर, गेलन या फिर हिपोक्रेटस, इनमें से खेल मसाज, स्पोर्ट्स मसाज का जनक किसे माना जाता है ये अपने को बताना है। इससे पहले मैं दोस्तों आपको एक फैक्ट के रूप में बताऊं तो सिर्फ मसाज का जनक किसे माना जाता है। तो मसाज का जो जनक माना जाता है ओनली, यहाँ पे खेल शब्द नहीं है दोस्तों, तो मसाज का जनक होता है वो मसाज का जनक यहाँ पे दोस्तों गेलन रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है खेल मसाज का जनक, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का जैकमेगर, ये स्पोर्ट्स मसाज का जनक रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों ही प्रश्न कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं कि मसाज का जनक पूछे तो वो गेलन और खेल मसाज का जनक पूछे तो वो जैकमेगर रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट भी रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। सिद्धांत के तौर पर मालिश की क्रिया का प्रारंभ तथा समापन किस विधि पर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे सीधा सीधा मैं इसका अर्थ बताऊँ तो यहाँ पे पूछा गया है कि मालिश सबसे पहले मसाज कौन सी विधि से करनी चाहिए और अंत भी उसी विधि से करना चाहिए, कौन सी मसाज है। तो सिद्धांत के तौर पर मालिश की क्रिया का प्रारंभ और समापन ये दोनों किस विधि से करना चाहिए ये पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे अर्थ के तौर में बताऊँ, जिस प्रकार अपन आसन करते हैं तो सभी आसनों को करने के बाद में अनिवार्यतः अपने को कौन सा आसन करना पड़ता है तो वो शवासन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि किसी भी मालिश को करने से पहले और उस मालिश को करने के बाद कौन सी मालिश करनी चाहिए ये पूछा गया है मालिश। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे परक्यूशन, एफ्लुरेंज, घर्षण, उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एफ्लुरेंज, जिसे अपन सीधा सीधा एफ्लुरेंज मसाज के द्वारा ही मसाज को प्रारंभ करना चाहिए और अंत भी इसी से करना चाहिए, जिसे अपन स्ट्रोकिंग भी कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, स्ट्रोकिंग को एफ्लुरेंज भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 रहेगा अपना। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहे ताकि और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। प्रश्न नंबर 14, वाइब्रेशन का प्रयोग किस मसाज तकनीक में किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों वाइब्रेशन का प्रयोग, वाइब्रेशन जिसे अपन हिंदी में कंपन बोलते हैं, इसका प्रयोग किस मसाज तकनीक में किया जाता है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है
दोस्तों यहाँ पे स्ट्रोकिंग, शेकिंग, प्रेशर, परक्यूशन, कौन सी मसाज में वाइब्रेशन, जिसे अपन हिंदी में कंपन बोलते हैं, इस कंपन तकनीक का प्रयोग कौन सी मसाज में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे शेकिंग मसाज, जिसे अपन झकझोरना कहते हैं हिंदी में। शेकिंग मसाज में वाइब्रेशन का प्रयोग करते हैं, जिसे हिंदी में अपन झकझोरना कहते हैं। झकझोरना, ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसका हिंदी में नाम भी। तो झकझोरना, जिसे अपन शेकिंग, तो शेकिंग वाइब्रेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 15 रहने वाला है अपना, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। मालिश की किस तकनीक में त्वचा का गूंथना होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि मालिश की किस तकनीक, कौन सी तकनीक है मालिश की जिसमें त्वचा को गूंथना होता है। यहाँ पे जैसे अपन आटा गूंथते हैं, तो आटा गूंथते हैं उसी प्रकार इसमें त्वचा को गूंथना होता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों कौन सी टेक्निक रहेगी मसाज की जिसमें त्वचा को गूंथा जाता है। तो यहाँ पे पेट्रीसाज, घर्षण, शेकिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मालिश है या कौन सी मसाज है जिसमें त्वचा को आटे की तरह गूंथा जाता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेट्रीसाज, जिसे आप पतराना कहते हैं। यहाँ पे हिंदी में पतराना कहेंगे, इसको पतराना भी कहते हैं पेट्रीसाज। और इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक होता है वो रोलिंग, दूसरा रिंगलिंग, तीसरा पिकिंग अप। ये 3 भाग पेट्रीसाज मसाज के रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों यहाँ पे, हैमस्ट्रिंग कर्ल में कौन सा उत्तोलक होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, हैमस्ट्रिंग कर्ल में कौन सा उत्तोलक होता है, ये पूछा गया है। हैमस्ट्रिंग कर्ल दोस्तों यहाँ पे हैमस्ट्रिंग जो पीछे की तरफ जांग में पाई जाती है वो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है, और ये 3 मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है, उसे हैमस्ट्रिंग कहते हैं। तो हैमस्ट्रिंग कर्ल में कौन सा उत्तोलक होता है, ये पूछा गया है। मान लो ये अपना पैर है दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा मैं बताऊं तो ये अपना पैर है। मान लो ये पीछे की अपनी ये जांग और ये घुटना वाला पोर्शन और ये नीचे पैर है। तो इस पैर में जो ये जांग कब आ गया है, तो ये पीछे की साइड में से इसको अपन उठा के इधर लेके जाएंगे, पैर को यहाँ पे मोड़ेंगे, तो ये इसे बोलते हैं अपन हैमस्ट्रिंग कर्ल। तो हैमस्ट्रिंग कर्ल में कौन सा उत्तोलक रहेगा, ये पूछा गया है। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर सभी, इनमें से कौन सा रहने वाला है वो आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, हैमस्ट्रिंग कर्ल में तृतीय श्रेणी उत्तोलक या 3rd क्लास लीवर होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगर आप प्रश्न देखें दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 17 रहेगा अपना। और दोस्तों आज की प्रश्न तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने बहुत से प्रश्नों को और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे अपन ने सेलेक्ट किया है। प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों यहाँ पे, बाइसेप्स कर्ल में कौन सा उत्तोलक होता है। यहाँ पे दोस्तों बाइसेप्स कर्ल में पूछा गया है कि बाइसेप्स कर्ल में कौन सा उत्तोलक होता है, ये आपने को बताना है। इससे पहले दोस्तों बाइसेप्स कर्ल, तो आपने कहा ये हाथ है अपना, मान लीजिए दोस्तों ये अपना हाथ है, ये ऊपर का हाथ, ये अपनी कोहनी का जोड़, और इसके बाद में ये अपने अगले वाला हाथ, और ये अपना पंजा होता है, इस प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को अब बताना है कि यहाँ पे बाइसेप कर्ल जो सामने की तरफ बाइसेप्स होती है, इसे बाइसेप्स कर्ल के रूप में जानेंगे। तो ये इसको ऊपर की तरफ मोड़ना, ये बाइसेप्स कर्ल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बाइसेप्स कर्ल में कौन सा उत्तोलक रहेगा दोस्तों, ये पूछा गया है। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ये अपने को बताना है। तो चले दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर आपने दे भी दिया है। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तृतीय श्रेणी उत्तोलक, ये रहने वाला है दोस्तों, वो रहेगा बाइसेप्स कर्ल में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 18 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 18, बल उत्तोलक किसे कहा जाता है, ये अपने को इंपॉर्टेंट के रूप में बताना है दोस्तों यहाँ पे। बल उत्तोलक ये किसे कहा जाता है, ये अपने को बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो उत्तोलक कितने प्रकार की होती है, ये अपने को पता है दोस्तों यहाँ पे। उत्तोलक 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से प्रथम श्रेणी उत्तोलक को किस नाम से जानते हैं, सेकंड श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक, ये किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों प्रथम श्रेणी उत्तोलक होता है वो संतुलन प्रदान करता है अपने को, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा श्रेणी उत्तोलक वो बल, और तीसरा बल के साथ गति प्रदान करता है, गति के साथ फैलाव का काम करता है। तो अपने को यहाँ पे बल उत्तोलक किसे कहेंगे, तो वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे द्वितीय श्रेणी उत्तोलक को
बल उत्तोलक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बल उत्तोलक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 रहेगा अपना। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहिए आप। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी करें ताकि और भी लाइक बढ़ सके और आगे तक बच्चों को और भी दोस्तों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों, यहाँ पे ट्राइसेप्स कर्ल व्यायाम में कौन सा उत्तोलक होता है। यहाँ पे ट्राइसेप्स के बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ट्राइसेप्स कर्ल व्यायाम में कौन सा उत्तोलक होता है, ये अपने को बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा दोस्तों। इससे पहले मैं बताऊं दोस्तों यहाँ पे, तो ट्राइसेप्स कर्ल क्या होती है, तो अपना ये हाथ होता है और ये कोहनी वाला हिस्सा और ये अगर आगे और ये अपना पंजा होता है। तो यहाँ पे जो पीछे की तरफ जो मांसपेशी पाई जाती है वो ट्राइसेप्स होती है। और इस ट्राइसेप्स कर्ल को करने के लिए अपने को गर्दन के पीछे अपने को हाथ को मोड़ना पड़ता है और वहाँ पे अपने को डंबल उठाना पड़ता है। इसमें उसे बोलते हैं अपन ट्राइसेप्स कर्ल। तो ट्राइसेप्स कर्ल के में कौन सा उत्तोलक रहने वाला है वो अपने को बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रथम श्रेणी उत्तोलक, वो ट्राइसेप्स कर्ल में आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 रहेगा अपना, कौन से उत्तोलक में गति का यांत्रिकी लाभ में मिलता है। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि कौन सा उत्तोलक है जिसमें गति का यांत्रिक लाभ मिलता है, गति का यांत्रिक लाभ मिलता है, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा उत्तोलक है जिसमें गति का यांत्रिक लाभ मिलता है। तो प्रथम श्रेणी, तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या फिर ए बी दोनों, इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताऊं तो शरीर में कौन सा उत्तोलक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सबसे कम वो द्वितीय श्रेणी सबसे कम पाया जाता है। और फर्स्ट श्रेणी, इस प्रकार देखें तो अपन उत्तोलक तो तीनों ही पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा थर्ड श्रेणी, सबसे कम द्वितीय श्रेणी और इससे भी और उससे थोड़ा सा ऊपर यह फर्स्ट श्रेणी पाया जाता है। इस प्रकार टोटल देखें तो माइनर रूप से अपन देखें तो सबसे कम तो पाया जाने वाला है वो द्वितीय श्रेणी और सबसे कम ज़्यादा पाया जाता है वो तृतीय श्रेणी उत्तोलक पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा उत्तोलक गति का काम करता है, इससे पहले मैंने प्रश्न में बताया था। प्रथम श्रेणी वो संतुलन का काम करता है, द्वितीय श्रेणी बल का काम करता है और तृतीय श्रेणी गति के साथ फैलाव का काम करता है। प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे तृतीय श्रेणी उत्तोलक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तोलक में मांसपेशियों का कार्य क्या होता है। इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि उत्तोलक में मांसपेशियों का कार्य क्या होता है, ये पूछा गया है दोस्तों। या इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि उत्तोलक में मांसपेशियों का कार्य क्या होता है, ये पूछा गया है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं डिफाइन करूँ इसको पूरी तरह से आपको बताऊं तो शरीर में जो हड्डियाँ होती है, ये हड्डियाँ क्या करती है, तो हड्डियाँ ये एक सख्त डंडे का काम करती है। सख्त डंडा का काम कौन करती है, तो वो हड्डियाँ करेगी। मांसपेशी क्या करेगी, तो मांसपेशियाँ दोस्तों शरीर में क्या करती है, तो मांसपेशियाँ शरीर में बल का निर्माण करती है। इसके अलावा जोड़ होते हैं शरीर में, वो जोड़ किसका काम करते हैं, तो जोड़ एक्स का काम करते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार टोटल उत्तोलक के 3 भाग अपने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि उत्तोलक में मांसपेशियों का कार्य क्या होता है, तो वो बल का निर्माण करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे उत्तोलक में मांसपेशी और इसके साथ में टेंडन भी ये काम करेंगे, तो टेंडन और मांसपेशी बल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 रहेगा अपना, कौन सा उत्तोलक खेल गतिविधियों में ज़्यादा उपयोगी होता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आपके लिए कि कौन सा उत्तोलक है जो खेल गतिविधियों में ज़्यादा उपयोगी होता है। इससे पहले मैं अगर आपको दोस्तों हिंट के रूप में थोड़ा सा बताऊं तो शरीर में जो सबसे ज़्यादा उत्तोलक पाया जाता है वही सबसे ज़्यादा खेलों में उपयोग होगा। तो शरीर में कौन सा उत्तोलक है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो उत्तोलक इसका सही आंसर रहने वाला है। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे तृतीय श्रेणी उत्तोलक। ये खेलों में ज़्यादा काम आता है, क्योंकि दोस्तों इससे सीधा मैं बताऊं तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक शरीर में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑटोमेटिक ही खेलों में सबसे ज़्यादा उत्तोलक कौन सा काम आएगा, तो वो तृतीय श्रेणी उत्तोलक ही काम आएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, यहाँ पे
प्रश्न नंबर 23 रहेगा, हैमर थ्रो में हैमर का सर्कल में घूर्णन कौन से बल के कारण होता है। दोस्तों हैमर थ्रो में हैमर का घूर्णन, हैमर का सर्कल में घूर्णन मतलब घुमाना कौन से बल के कारण हो रहा है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि दोस्तों यहाँ पे मैं सीधा सीधा बताऊँ तो सर्किल होता है और इस सर्किल में जो हैमर को घुमाया जाता है, तो हैमर को घुमाने के लिए जो खिलाड़ी घुमाता है हैमर को, वो कौन से बल के कारण घुमाता है, ये पूछा गया है कि कौन से बल के कारण हैमर को घुमा रहा है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो हैमर में सर्किल में घूमने के लिए हैमर अंदर घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी छोड़ा नहीं, इसको रिलीज नहीं किया गया है, इसको अंदर की तरफ खींच रहा है कौन, खिलाड़ी। तो ये अंदर की तरफ खींचने के लिए कौन सा बल काम कर रहा है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अभिकेंद्रीय बल। ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, जिसे अपन इंग्लिश में सेंट्रीपिटल के नाम से जानते हैं, वो अपने को ध्यान रखना है। सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रीय बल ये घूर्णन के टाइम काम करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 रहेगा अपना अगला प्रश्न, तनाव बल कौन से प्रकार का बल होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तनाव बल कौन से प्रकार का बल होता है, ये अपने को बताना है। दोस्तों तनाव बल क्या होता है वो मैं आपको ये उदाहरण के तौर पे ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि तनाव बल कौन से प्रकार का बल होता है। तो दोस्तों जैसे धनुष होती है, इस धनुष में अपने को कौन सा बल काम में आता है, ये पूछा गया है। मान लो ये अपनी धनुष है, इस धनुष में अपने ये पहले तो ये रस्सी होती है, लेकिन इसको जैसे अपन इसके तीर लगा के अपन इसको खींचते हैं तो ये इस प्रकार हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, तनाव हो गया, इसमें पैदा हो गया। या फिर गुलेल के तौर पर होती है, तो उसको अपन खींच के काम में लेते हैं, तो वो काम में ले रहे हैं इसको खींच के, तो ये भी कौन से बल के रूप में काम करेगी, तो ये भी तनाव बल के रूप में काम करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों तनाव बल कौन से प्रकार का बल रहेगा, तो यहाँ पे एक ही जगह स्थिर रख रहे हैं अपन वस्तु को खींच के, इसलिए ये कौन से प्रकार का बल हो गया, तो ये आइसोमेट्रिक बल हो गया, ये अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों तनाव बल आइसोमेट्रिक बल होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न, और दोस्तों आज की प्रश्न उत्तरी का आदि प्रश्न उत्तरी का लास्ट प्रश्न, यानी आदि मतलब 50 में से 25 प्रश्नों का लास्ट प्रश्न नंबर 25 दे के दोस्तों यहाँ पे अपनी आदि प्रश्न उत्तरी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे किसी वस्तु का संपूर्ण भार जिस वस्तु पर केंद्रित होता है उसे क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार जिस बिंदु पर, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे क्या कहा जाता है, ये अपने को बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो प्रक्षेपण के अंदर, गुरुत्व के अंदर, पैराबोला या अपकेंद्रीय बल कौन सा रहने वाला है। तो दोस्तों कोई भी वस्तु है और जिस वस्तु का भार सबसे ज़्यादा जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे क्या कहा जाता है। मान लो ये कोई गोल वस्तु है, इसका सबसे ज़्यादा भार कहाँ केंद्रित होगा, तो ये रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे केंद्रित रहेगा, तो इसे अपन क्या कहेंगे, वो CG के रूप में। और इसका सही आंसर रहने वाला है वो गुरुत्व के अंदर यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 26। और दोस्तों आज की प्रश्न उत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को भी शेयर करते रहे। वह बल जिसके द्वारा कोई वस्तु केंद्र से दूर जाने की कोशिश करती है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि कौन सा बल है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु केंद्र से दूर जाने की कोशिश करती है, केंद्र से दूर जाने की कोशिश करती है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय बल किसके कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो ये गोला है मान लो, इससे पहले अपन ने हैमर थ्रो देखा तो हैमर थ्रो को अपन ने घुमा रहे थे, तो घुमाते टाइम अपने को जो बल लग रहा था वो अंदर की तरफ लग रहा था, लेकिन अब इसको छोड़ेंगे तो बाहर की तरफ अपने को हैमर खींचेगा, तो ये अब बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम में कौन सा बल लग रहा है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अपकेंद्रीय बल, जिसे अपन हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल बल। सेंट्रीफ्यूगल बल वो केंद्र से दूर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हैमर थ्रो को अपन छोड़ते हैं, उस टाइम में ये बल लगता है कौन सा, अपकेंद्रीय, जिसे अपन सेंट्रीफ्यूगल बल बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अपकेंद्रीय बल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 रहेगा स्प्रिंटर सेट कमांड पर किस स्थिति में रहता है। दोस्तों यहाँ पे स्प्रिंटर होता है जो दौड़ लगाता है, वो सेट कमांड पे
कौन सी स्थिति में रहता है। दोस्तों यहाँ पे अपन ने देखा है कि जो खिलाड़ी होते हैं इस दौड़ करते हैं वो बैठ के अपनी पोजीशन लेते हैं, बैठ के अपनी पोजीशन लेते हैं। मान लो ये अपने हाथों को ऐसे बैठ के पीछे पैर लगाते हैं, तो ये इसी प्रकार। लेकिन जैसे ही सेट बोलेंगे तो खिलाड़ी बिल्कुल एक ही स्थिति में आ जाता है। उसके बाद में वो स्थिति क्या कहलाती है ये पूछा गया है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सेट कमांड पे खिलाड़ी कौन सी स्थिति में होता है। तो स्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन, तटस्थ या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अस्थिर संतुलन में रहेगा, क्योंकि इसके बाद में वो जैसे ही कभी भी गन फायर के रूप में वो भाग सकता है, इसलिए वो अस्थिर संतुलन होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 रहेगा अपना, संतुलन का गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई से किस प्रकार का संबंध होता है। दोस्तों यहाँ पे संतुलन का गुरुत्व केंद्र जिसे अपन सीजी बोलते हैं, इसकी ऊंचाई से किस प्रकार का संबंध रहेगा। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि विपरीत, समान, गुणात्मक, मात्रात्मक कौन सा रहेगा। इससे पहले मैं अगर आपको थोड़ा सा हिंट के रूप में बताऊँ दोस्तों, तो मान लो ये कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति की ये ज़मीन से इतनी ऊंचाई, ये व्यक्ति है और इसकी ये ज़मीन से ऊंचाई इतनी दूरी पे खड़ा है, यानी इतनी ऊपर खड़ा है। लेकिन जब ये खड़ा है तो इसका संतुलन सीजी यहाँ पे रहेगा। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति ज़मीन पे बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा ज़मीन के ऊपर, तो इसकी सीजी बिल्कुल ज़मीन के पास में आ गई। तो अब इसमें संतुलन कौन सी अवस्था में रहेगा, या तो खड़ी हुई अवस्था में या फिर बैठने पर। आपको इसको बताना है, इसी के आधार पर अपने को पता चलेगा कि संतुलन तो खड़ी अवस्था में भी रहेगा और बैठने पे भी, लेकिन सबसे अच्छा संतुलन कौन सी अवस्था में रहेगा, तो वो बैठने पर, क्योंकि उसकी सीजी बिल्कुल ज़मीन के पास में आ गई है। अब वो आराम से संतुलन बनाएगा, लेकिन खड़ी अवस्था में इसकी तुलना में वो कम संतुलन बना पा रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि संतुलन का गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई से किस प्रकार का संबंध रहेगा। तो दोस्तों खड़ा रहेगा, सीजी ऊपर गई तो कम संतुलन, सीजी नीचे आई तो ज़्यादा संतुलन। इस प्रकार ये कौन सा संतुलन कहलाएगा या कौन सा संबंध कहलाएगा, तो प्रश्न नंबर 28 का रहेगा दोस्तों विपरीत संबंध कहलाएगा। यानी सीजी नीचे रहेगी तो संतुलन अच्छा, सीजी ऊपर रहेगी तो संतुलन सही नहीं रहेगा। तो विपरीत संबंध हो गया किस किस में, तो वो संतुलन और गुरुत्व केंद्र दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखे दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, और आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को शेयर करते रहे। कौन सी विकृति को हंचबैक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों कि कौन सी विकृति है जिसे अपन हंचबैक के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, बोल है, इनमें से कौन सी विकृति रहेगी जो हंचबैक के नाम से जानी जाती है। अब दोस्तों इसके रूप में थोड़ा सा मैं आपको हिंट के रूप में बताऊं तो हंचबैक का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो लगातार एक ही काम करते हैं उसी के कारण आती है। जैसे दर्जी बैठे बैठे रहता है दर्जी, तो दर्जी की एक ही तरीके से बागवान होता है, जो माली होता है वो भी बैठे बैठे ज़्यादा काम करता है तो उसकी भी पीठ पे दिक्कत हो जाती है, तो इसे अपन हंचबैक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हंचबैक को कहा जाता है, तो इसका दूसरा नाम क्या है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों काइफोसिस बीमारी को हंचबैक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पीठ के पीछे क्या आ जाता है, तो दोस्तों पीठ के पीछे उभार सा निकल के आता है, उसे अपन काइफोसिस कहते हैं। और दोस्तों लगभग आपको जल्द ही 500 से 1000 प्रश्नों की इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, और इसके लिए आपको अलग से प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रकार आपको इसको परचेज करना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो सीधे आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और आपको पेपर सेकंड यानी सब्जेक्ट से संबंधित पेपर को आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आसान तरीके से आपका ये पेपर फाइट हो जाएगा, ये 40% से भी ऊपर के मार्क्स के साथ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 रहेगा अपना स्कोलियोसिस शारीरिक विकृति का संबंध किससे है। दोस्तों स्कोलियोसिस जो शारीरिक विकृति होती है इसका संबंध किससे है ये पूछा गया है। बीमारी कौन सी है, तो स्कोलियोसिस है, और इसकी शारीरिक विकृति का संबंध किससे है ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हाथ से, पैर, पेट या फिर रीढ़ की हड्डी से, इनमें से किससे रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आपको ये बताना है कि स्कोलियोसिस जो बीमारी होती है इसका संबंध किससे रहेगा। तो लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताऊं, तो जैसे ये अपनी रीढ़ की हड्डी होती है ये बिल्कुल लगभग सीधी होती है, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा भी वक्र आ जाता है
थोड़ा सा भी इसमें वक्र आता है तो उसे अपन स्कोलियोसिस बीमारी के नाम से जानते हैं। ये किसी भी दिशा में आ सकता है, चाहे सी शेप चाहे एस शेप। तो इसे किसकी बीमारी रहेगी स्कोलियोसिस, तो रीढ़ की वक्रता या रीढ़ की हड्डी से संबंधित रहेगी। ये अपने को ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का, रीढ़ की हड्डी से संबंधित स्कोलियोसिस बीमारी होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे, रीढ़ की हड्डी के कौन से भाग में विकृति काइपोसिस कहलाती है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि रीढ़ की हड्डी के कौन से भाग में, रीढ़ की हड्डी का कौन सा भाग है जिसमें विकृति काइपोसिस कहलाती है। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको बताया था कि काइपोसिस क्या होता है, तो पीछे की तरफ क्या निकल के आ जाती है, तो पीछे की तरफ जो उभार होता है वो उभार निकल के आ जाता है। पीठ के पीछे की तरफ जो उभार होता है वो निकल के ऐसा कुबड़ सा बन जाता है, उसे अपन काइपोसिस कह रहे थे। तो ये कौन सी रीढ़ की हड्डी में कौन से भाग में आ रही है ये विकृति, ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, मान लो ये अपनी रीढ़ की हड्डी होती है। इस रीढ़ की हड्डी में ये खोपड़ी, तो शुरू की अपनी जो सात सर्वाइकल, सात जो रीढ़ की हड्डी 7 वर्टीब्रा होती है। ये टोटल वर्टीब्री इसमें 26 पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 पाई जाती है। उनमें से शुरू की जो 7 होती है गर्दन से लेकर, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन सर्वाइकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। लेकिन इस 7 के बाद में नीचे 12 होती है, उसे अपन बोलते हैं थोरेसिक। इसके बाद में 5 लंबर आती है, फिर 5 हड्डियाँ मिलकर 5 मिलकर 1 बन जाती है, 4 मिलकर 1 बन जाती है। तो उसे लंबर के बाद में इसे सैक्रम और इसे कोइक्स बोलते हैं अपन। इस प्रकार टोटल ये 26 होती है। लेकिन रीढ़ की हड्डी के कौन से भाग में विकृति काइपोसिस का निर्माण कर रही है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे थोरेसिक वाले भाग में, यानी गर्दन से नीचे होती है ये, इसलिए ये थोरेसिक 12 जो रीढ़ की वर्टीब्रा होती है उनमें ये पाई जाती है। यहाँ पे ये बनती है, यानी गर्दन से थोड़ी नीचे अपने का उभार आता है, उसे बोलते हैं अपन काइपोसिस। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। स्कोलियोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे स्कोलियोसिस है, इस स्कोलियोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये अपने को बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो अगर को बचता, पार्श्व को बचता, पश्य को बचता, पार्श्व को बचता या फिर राउंड बैक, कौन सा आंसर रहने वाला है वो अपने को इसमें टाइप करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इसको बता भी दिया था कि स्कोलियोसिस क्या होती है, तो वो रीढ़ की हड्डी की वक्रता होती है, चाहे वो किसी भी साइड में मुड़ जाए वो रीढ़ की हड्डी की स्कोलियोसिस रहेगी। तो ये चाहे इस साइड में मुड़ सकती है या फिर इस साइड में मुड़ सकती है, तो इसे अपन क्या कहेंगे ये पूछा गया है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 32 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्श्व कुबजता अपन स्कोलियोसिस को कहते हैं। पार्श्व यानी साइड में, इसका सही आंसर हिंदी में देखें तो साइड की तरफ देख ले, साइड में वो इसे पार्श्व कुबजता कहते हैं। तो कोई सी भी साइड में मुड़ सकती है, चाहे दाएं चाहे बाएं, ये रीढ़ की हड्डी किसी भी साइड में झुकाव हो सकता है, इसे अपन पार्श्व कुबजता स्कोलियोसिस कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे कौन सी विकृति में पैर बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। दोस्तों कौन सी विकृति है जिसमें पैर हैं वो पैर बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो काइपोसिस, बोलेग, नौकनी, अरोसल, इनमें से कौन सी विकृति है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पैर होते हैं अपने, ये कमर का पोर्शन है और कमर के पोर्शन से नीचे ये अपने पैर होते हैं, वो लगभग अपने पैर यहाँ पे सीधे रहने वाले होते हैं, ऐसे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पैर ऐसे रहते हैं अपने, लेकिन यहाँ पे इसमें जो विकृति आती है उसके बाद, विकृति के बाद ये पैर कैसे मुड़ते हैं, तो ये पैर ऐसे बन जाते हैं, धनुष के आकार के बन जाते हैं, बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। इसे अपन क्या बोल रहे हैं, इसे अपन क्या बोल सकते हैं कि ये पूछा गया है। तो दोस्तों पैरों में ये गैप आ जाता है, ये गैप किसके कारण आ रहा है ये पूछा गया है। तो पैर कौन सी विकृति में पैर बाहर की तरफ मुड़ते हैं, तो इसे अपन बो लेग कहते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बो लेग, प्रश्न नंबर 33 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बो लेग। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों कौन सी विकृति रीढ़ की हड्डी से संबंधित नहीं है। दोस्तों रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकृति नहीं है ये पूछा गया है, नहीं है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। कौन सी विकृति रीढ़ की हड्डी से संबंधित नहीं रहेगी, लॉर्डोसिस में, स्कोलियोसिस, सोरिल या काइपोसिस, कौन सी विकृति है जो रीढ़ की हड्डी से संबंधित नहीं है।
तो चले दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा मैं बताऊँ कि ये खोपड़ी है और वो ये अपनी रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें अगर पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकाव आता है तो पीछे की तरफ गुम्बद सा बनता है तो उसे अपन काइपोसिस, पेट की तरफ आगे की तरफ बनता है तो इसे अपन लॉर्डोसिस, और जो साइड में रीढ़ की हड्डी टोटल झुक जाती है तो इसे स्कोलियोसिस कहते हैं। तो ये 3 बीमारी रीढ़ की हड्डी से संबंधित हो गई। तो इसका सही आंसर निकल के आ गया सोर हिल, ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित नहीं है, ये पैरों की विकृति है। ये अपने को ध्यान रखना है, पैरों की विकृति। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रीढ़ की हड्डी से संबंधित कौन सी नहीं रहेगी, सोर हिल। इसके अलावा अपन ने देखा कि लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस और काइपोसिस ये तीनों ही रीढ़ की हड्डी से संबंधित विकृति रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। कौन सी विकृति में पैर एक दूसरे से टच होने लगते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कौन सी विकृति है जिसमें पैर एक दूसरे से टच होने लगते हैं। इससे पहले प्रश्न में अपन ने पूछा गया था कि कौन सी विकृति में पैरों के बीच में जो गैप होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पैर, ये पैर है तो इस पैर में ऐसे हो जाता है। तो ये तो हो गई कौन सी बीमारी होती है, इसको अपन बोलते हैं बोलेग, यानी पैरों में गैप हो गया। लेकिन एक पैरों में दोनों पैर टच होने लगते हैं, यानी इस प्रकार पैर टच होने लगते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, ये पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो दोनों पैर टच हो रहे हैं इसे क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है। तो स्कोलियोसिस, पिजन चेस्ट, बोलेग, नोकनी। तो प्रश्न नंबर 35 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है नोकनी कहते हैं। तो दोस्तों प्रश्न, अगर पैर दोनों टच होते हैं तो नोकनी, और पैर दोनों दूर चले जाते हैं तो उसे अपन बोलेग कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 रहने वाला है अपना अगला प्रश्न नंबर। बोलेग को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे बोलेग को क्या कहा जाता है। इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने दोनों कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे कि बोलेग किसे कहते हैं और नोकनी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बोलेग को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है, उसका दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ कि अपने को जो बोलेग का मतलब होता है कि पैरों में गैप आ जाता है, उसे अपन बोलेग कहते हैं। ये अपने पैरों में गैप आ रहा है, इसे अपन बोलेग बोलते हैं। और जो पैर बिल्कुल पास में आते हैं इसे अपन क्या बोल रहे हैं, तो वो इसे अपन बोलेंगे नोकनी बोलेंगे, यानी पैर टच हो रहे हैं। लेकिन बोलेग का दूसरा नाम क्या है ये पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 36 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जेनुवेरम कहा जाता है। जेनुवेरम ये बोलेग को कहा जाता है। और दोस्तों इसका दूसरा अपोजिट नाम बताऊं तो जेनुवेलगम, ये नोकनी को कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 रहेगा अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 37, खोखली पीठ किस विकृति को कहा जाता है। खोखली पीठ जिसे अपन होलो बैग भी बोलते हैं, तो खोखली पीठ किस विकृति को कहा जाता है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइपोसिस, पिजन चेस्ट। कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। और दोस्तों आज की प्रश्न अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 37, खोखली पीठ या जिसे अपन होलो बैग नाम से जानते हैं, इससे किस विकृति में होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो अपनी ये रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी यहाँ से पेट की तरफ ऐसे झुकाव आगे की तरफ ले लेती है। पेट में आगे की तरफ झुकाव ले लेती है रीढ़ की हड्डी। इसे अपन पीछे की तरफ, पीठ में पीछे की तरफ ऐसा खड्डा बन जाता है जिसे अपन होल के रूप में जानते हैं, इसे होलो बैग कहते हैं। तो दोस्तों इस कौन सी विकृति में खोखली पीठ बनती है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लॉर्डोसिस बीमारी में। जो पेट आगे की तरफ निकल के आ जाता है, ये पेट आगे की तरफ निकल के आ गया, इसे अपन लॉर्डोसिस, और पीछे की तरफ ये खाली जगह निकल के आ गई, इसे होलो बैग के रूप में जानते हैं। तो कौन सी विकृति में आ रही है, तो प्रश्न नंबर 37 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लॉर्डोसिस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 रहने वाला है वो रहेगा कौन सी विकृति का अन्य नाम पेश केवस है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कौन सी विकृति है जिसका अन्य नाम पेश केवस है, ये पूछा गया है। पेश केवस कौन सी विकृति का अन्य नाम रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लैट फुट, होलो फुट, बोलेग या नोकनी, इनमें से कौन सी बीमारी है जिसका अन्य नाम पेश केवस रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है वो मैं आपको बता दूं कि जो अपना पैर होता है नीचे, ये पैर ऐसे रहेगा अपना, यानी पैर होता है, इस पैर में ये अपने अंगुलियाँ होती है, लेकिन यहाँ पे जो ये आर्क होती है, ये आर्क ज़्यादा बन जाती है,
इसलिए इसे अपन क्या बोल रहे हैं, होलो फुट। यानी जो पैर के नीचे जो आर्क होती है, ये आर्क ज़्यादा बनती है, तो इसे तो कहेंगे अपन क्या, पेस केवस, या फिर इसका दूसरा नाम रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों होलो फुट। लेकिन अगर ये आर्क गायब हो जाए और ये बिल्कुल सीधा बन जाता है, फ्लैट ही बन जाता है, तो इसे अपन कहते हैं फ्लैट फुट, और इसका दूसरा नाम आता है वो रहेगा दोस्तों पेस प्लेन्स। ये भी अपने को ध्यान रखना है, पेस प्लेन्स भी इसे कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 38 और इसका सही आंसर रहेगा पेस केवस, वो होलो फुट को कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 रहेगा, कौन सी विकृति लड़कियों में शर्मीलेपन के कारण आती है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कौन सी विकृति है जो लड़कियों में शर्मीलेपन के कारण आती है, ये पूछा गया है। लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, पिजनसेस्ट या काइपोसिस, कौन सी विकृति है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सीधा सीधा आपको बताऊँ तो जो पीछे की तरफ है लड़कियाँ होती है जो नीचे गर्दन करके चलती है, इसलिए इसकी पीठ के पीछे की तरफ जो उभार आ जाता है वो कौन सी विकृति में आता है, ये पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 39 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों काइपोसिस बीमारी है, लड़कियों में शर्मीलेपन के कारण आती है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 रहेगा, एकल अवधिकालीनता को किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों सिंगल पीरियोडाइजेशन है। इस एकल अवधिकालीनता जिसे अपन सिंगल पीरियोडाइजेशन बोलते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो माइक्रोचक्कर, मैक्रोचक्कर, मीजो या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 40 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एकल अवधिकालीनता या सिंगल पीरियोडाइजेशन होता है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैक्रोचक्कर एकल अवधिकालीनता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 41 रहने वाला है। तो दोस्तों आज की प्रश्न तो अगर आपको पसंद भी आती है तो ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहे और वीडियो को आप ज़रूर क्लास को लाइक भी करें। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों। यहाँ पे अवधिकालीनता में कौन सा काल नहीं होता है। दोस्तों पीरियोडाइजेशन होती है, इस पीरियोडाइजेशन में कौन सा काल नहीं होता है, ये पूछा गया है। यानी कौन सा डिवाइडेशन नहीं होता है काल का, ये पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तैयारी काल, संक्रमण काल, योजना काल, प्रतियोगिता काल, कौन सा काल नहीं होता है, ये पूछा गया है। और दोस्तों जल्द ही आपको 500 से 1000 प्रश्नों की PDF वो उपलब्ध, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसका लगभग आधा काम कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की पूरी PDF आपको किस प्रकार लेनी है वो आपको अलग से इसका इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट और तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 41 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अवधिकालीनता या पीरियोडाइजेशन का कौन सा काल नहीं होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों योजना काल नहीं होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे तैयारी काल होता है, संक्रमण काल जिसे रिकवरी काल कहते हैं, और प्रतियोगिता काल यानी इसे अपन जो टूर्नामेंट एक काल होता है वो भी अपने इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों योजना काल। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42 देंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। अधिभार का सकारात्मक प्रभाव होता है। दोस्तों अधिभार इसे इंग्लिश में कहते हैं ओवरलोड। तो अधिभार का सकारात्मक या पॉजिटिव प्रभाव कौन सा होता है, ये पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे अधिभार जिसे अपन ओवरलोड बोलते हैं, तो ओवरलोड का सकारात्मक प्रभाव कौन सा रहेगा, ये पूछा गया है। तो थकान, अनुकूलन, संक्रमण या प्रदर्शन, इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है वो अपने को बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 42 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अनुकूलन। ये अधिभार का सकारात्मक प्रभाव होता है जिसे अपन सुपर कंपनसेशंस भी बोलते हैं, सुपर कंपनसेशंस बोलते हैं। यानी लोड अडेप्टेशन, यानी भार को अपना पूरा शरीर अपने का उसके अनुकूल ढल गया, भार को उठाते उठाते पूरा शरीर उसको आसानी से उठाने लग गया है, तो वो लोड अडेप्टेशन या सुपर कंपनसेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43 देखें दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 43 रहने वाला है, टीम प्रतियोगिता योजना का ब्लूप्रिंट कौन सा होता है। टीम प्रतियोगिता योजना, टीम की प्रतियोगिता की जो योजना होती है उसका ब्लूप्रिंट होता है, वो कौन सा होता है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, टीम प्रतियोगिता योजना का ब्लूप्रिंट कौन सा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे टेक्निक, स्ट्रेटेजी, स्किल या टैक्टिक्स कौन सा रहने वाला है, ये अपने को बताना है। यहाँ पे दोस्तों मैं इसका आपको थोड़ा सा उसको और भी इजी करके बताऊँ तो टीम योजना यानी खेलने से पहले जो योजना बनाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, उसको ब्लूप्रिंट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है।
तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 43 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटेजी, जिसे अपन रणनीति कहते हैं। रणनीति कहते हैं, ये स्ट्रेटेजी कहलाएगी जो टीम योजना का ब्लूप्रिंट कहलाती है। इसी के अकॉर्डिंग अपने को मैदान के अंदर काम करना आता है। तो स्ट्रेटेजी को अपन मैदान पे लागू करते हैं तो वो अपनी कहलाती है दोस्तों टैक्टिक्स कहलाती है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 44 और नेक्स्ट रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में तकनीक प्रशिक्षण का चरण कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों टेक्निक प्रशिक्षण का चरण कौन सा है ये पूछा गया है, चरण कौन सा है। तो तकनीक प्रशिक्षण जिसे अपन टेक्निक कहते हैं, तो टेक्निक प्रशिक्षण का कौन सा चरण है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे अभ्यास, स्पष्टीकरण, प्रदर्शन, उपरोक्त सभी कौन सा चरण रहेगा ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 44 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों टेक्निक प्रशिक्षण या तकनीक प्रशिक्षण का चरण कौन सा है, तो प्रश्न नंबर 44 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी ये तकनीक प्रशिक्षण के चरण रहने वाले हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 45 रहेगा, एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण कौन सा है। दोस्तों ये ऑफिसिटिंग से रिलेटेड प्रश्न है कि एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण कौन सा है ये पूछा गया है। ऑफिसिटिंग से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों कि एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण कौन सा है। तो विश्वसनीयता होनी चाहिए, नियमों का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। इससे पहले दोस्तों मैं अगर बताऊं तो ये सभी चारों के चारों ही इसके उत्तर है, लेकिन इनमें से भी सर्वश्रेष्ठ उत्तर निकालना हो तो वो इसका पर उत्तर से ही निकल के आएगा। कौन सा आएगा वो पूछना है, बताना है। तो एक प्रभावशाली निर्णय का लक्षण कौन सा रहेगा, तो वो इसका सही आंसर निकल के आएगा, नियमों का उसे अच्छा ज्ञान होगा तभी वो आगे करेगा। लेकिन इसके बाद में उसका विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसे नियमों का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 रहेगा अपना, खेल उपकरणों की जांच करना निर्णायक के किस कर्तव्य में आता है। यहाँ पे दोस्तों जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी अपन जांच करते हैं, वो जांच करना निर्णायक यानी ऑफिशियल के किस कर्तव्य में आता है ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे खेल के दौरान, खेल के पश्चात, खेल के पूर्व, किसी भी समय कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 46 और आपको ये बताना है इसका सही आंसर कि खेल के उपकरण होते हैं, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी जाँच कब करनी चाहिए, निर्णायक को इनकी जाँच कब करनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 46 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेल के पूर्व। यहाँ पे खेल के पूर्व ही अपने को सभी इक्विपमेंट्स की जांच कर लेनी चाहिए कि जैसे मान लो वॉलीबॉल है, और वॉलीबॉल में अगर हवा ही नहीं है और अपन खेल के मैदान में पहुंच गए तो उसका कोई मतलब नहीं है। अपने को पहले ही उसकी जांच कर लेनी चाहिए थी कि वॉलीबॉल में हवा है या नहीं, नेट सही से फिट है या नहीं। तो ये निर्णायक कौन से कार्य होते हैं, ये खेल के पूर्व के कार्य रहेंगे, कर्तव्य रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 47 रहेगा अपना अगला प्रश्न, खिलाड़ियों की योग्यता की जांच करना किस समय का कर्तव्य है। ये भी ऑफिस निर्णायक का कौन सा कर्तव्य है कि खिलाड़ियों की योग्यता की जांच करना, ये निर्णायक का किसका कर्तव्य है, किस समय का कर्तव्य है ये पूछा गया है, किस समय का कर्तव्य है। तो खिलाड़ियों की योग्यता की जाँच करना कब की जाती है, प्रतियोगिता के दौरान, प्रतियोगिता के पश्चात, पूर्व या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 47 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ियों की योग्यता की जांच की जाती है, वो प्रतियोगिता के पूर्व ही की जाती है, यानी मैच खिलाने से पूर्व जांच की जाती है, वो खिलाड़ियों की योग्यता की जांच की जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 48 रहेगा अपना अगला प्रश्न नंबर 48 इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है दोस्तों, और डेफिनेशन या कोटेशन से संबंधित प्रश्न रहेगा। नियमों का उद्देश्य ऐसे खिलाड़ी को दंडित करना है जिसने कारणवश या नियम का उल्लंघन करके अपनी प्रतिस्पर्धी को हानि पहुंचाई। ये कथन किसका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये कोटेशन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोटेशन रहेगी कि एक परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा या एक कथन किसने कहा है, ये पूछा गया है कि नियमों का उद्देश्य इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। नियमों का उद्देश्य क्या होता है कि ऐसे खिलाड़ी को दंडित करना। नियम क्यों बनाए जाते हैं, तो ऐसे खिलाड़ी को दंडित करने के लिए बनाए जाते हैं जिसने कारणवश या नियम का उल्लंघन करके अपने से विरोधी या प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी को हानि पहुंचाई है, इसलिए नियम बनाए जाते हैं। ये कथन किसका है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जेबी नेस, जॉन बन
या एडी मूलर, अरस्तु, इनमें से कौन सा है जो ये कोटेशन कहने वाला रहेगा? तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 48 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जॉन बन ने ये कहा है कि नियमों का उद्देश्य ऐसे खिलाड़ी को दंडित करना होता है जिसने कारणवश या नियम का उल्लंघन करके अपने प्रतिस्पर्धी को हानि पहुंचाई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49 और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 देंगे, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे शरीर में होता है वो कौन सा अम्ल बढ़ जाता है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण अवधि जो ट्रेनिंग के दौरान है हमारे शरीर में कौन सा अम्ल है जो बढ़ जाता है? एटीपी, एडीपी, दुग्धाम्ल या फिर न्यूक्लिक अम्ल, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? और दोस्तों लगभग 500 से 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की पीडीएफ आपको जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे जहाँ से लगभग आपको 50% प्लस आपको प्रश्न उत्तर यहाँ सीधे प्रश्न आपको इस प्रश्नोत्तरी से आपको मिलेंगे। लेकिन इसको किस प्रकार आपको परचेज करना है और ये कंप्लीट होते ही आपको इसका प्रोसेस भी बता दिया जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 49 कि शरीर में प्रशिक्षण के दौरान कौन सी अम्ल बढ़ जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों दुग्ध अम्ल, जिसे अपन लैक्टिक अम्ल भी बोलते हैं। इसे लैक्टिक अम्ल बोलते हैं, यानी तुरंत ही अगर लैक्टिक अम्ल शरीर में बनता है तो अपने जल्द ही थकान आ जाती है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों दुग्ध अम्ल या लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 50। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर वीडियो को भी शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों, मांसपेशी में ऑक्सीजन का भंडार होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे मांसपेशी के अंदर ऑक्सीजन का भंडार होता है, कौन सा भंडार होता है ये पूछा गया है। ऑक्सीजन किस में रहती है? तो मायोसिन, एक्टिन, सार्कोमेर या मायोग्लोबिन, किस रूप में मांसपेशी में ऑक्सीजन का भंडार होता है? तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 50 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मांसपेशी में ऑक्सीजन का भंडार वो मायोग्लोबिन कहलाता है, यानी मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का भंडार होता है वो मांसपेशी के लिए होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों इस प्रकार अपन ने 50 प्रश्नों का एनालिसिस किया और आपने कितने प्रश्नों का इसमें से सही आंसर दिया है वो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करें। और दोस्तों जल्द ही अपने 500 से 1000 प्रश्नों की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे जो सीधे आपके टारगेट या आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और इसको किस प्रकार आपको लेना है वो जल्दी इसकी प्रोसेस भी आपको बता दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है जरूर आप इसको शेयर भी करते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।